एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पाठ का सारांश। देखिए, संस्कृत में जितने भी पाठ हैं उसका एक सारांश आता है या सारांश लिखिए। सारांश का अर्थ ये होता है कि उसमें क्या है, क्या मैटर है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, उसके बारे में थोड़ा सा लिख के हमें दिखाइए, लिख के बताइए। और उसके लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। बहुत आसान है, 4 अंक पाना बहुत आसान है। देखिए, यदि आपको सारांश देखें तो सारांश 2 टाइप में बांट सकते हैं, एक जीवन परिचय में और एक बारे में। जीवन परिचय का मतलब कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, गुरु नानक, तो ये लोग क्या है, जीवन परिचय लिख देंगे तो सारांश हो जाएगा। और बारे में जैसे वृक्षाणाम चेतनत्वम, माने वृक्ष की कटाई, इसके बारे में लिखेंगे कि इसकी लाभ हानि क्या है। जीवनम निहिते बलम, वन में जीवन निहित है, तो क्या है, बारे में लिखेंगे। ठीक, तो जीवन 2 टाइप का सारांश हो गया। अब देखते हैं कि सारांश कैसे लिखते हैं। चलिए देखते। देखिए, पाठ का सारांश, कालिदास। कालिदास के बारे में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले उनकी प्रशंसा करेंगे कि वो संस्कृत में, देखिए सिखा रहे हैं आपको लिखने कि वे सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं, संस्कृत में उनका अलौकिक योगदान है, उनसे श्रेष्ठ वो देश भी नहीं, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में संस्कृत में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। ठीक, थोड़ा सा 2-3 लाइन हो गया है। उसके बाद जन्म स्थान, समय, कुल, ये तीनों विवाद में हैं, तो आप लिखेंगे कि उनके जन्म स्थान के बारे में काफ़ी विवाद है। कोई कहता है कि काशी, कोई कहता है मथुरा, कोई कहता है उज्जैन, क्या क्या कहता है, कोई बंगाल कहता है। ठीक, उसके बाद समय के बारे में भी संदेह है। कोई मानता है कि इस शासन काल के हैं, कोई मानता है विक्रमादित्य के हैं, कोई मानता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। उन्होंने अपनी रचना में शुंग वंश के राजा के बारे में वर्णन किया है, इसलिए ये क्या है, समय का भी कोई मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद वो कुल है, तो कुल के बारे में आप लिख सकते हैं कि वे ब्राह्मण कुल के थे, यह स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल के नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी वो शैव धर्म के उपासक थे, ये भी फिक्स है। लेकिन उन्होंने अपनी रचना रघुवंशम में श्री राम का वर्णन किया है, तो थोड़ा सा संदेह हो गया। इतना सब लिख देंगे। उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में 5-6 जो भी रचना है, मौलवका, अग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोत्सव, ऐसे करके कुछ है। जितनी भी रचना है वो क्या करेंगे, एक लाइन में एक रचना लिख देंगे, साफ साफ, बस पेज भी भर जाएगा, 4 अंक का हो जाएगा। हो सके तो आप स्केल से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद काव्य, तो उनकी जो लिखनी है उसके बारे में, तो उन्होंने क्या वर्णन किया है, तो जैसे किसी रचना में, जैसे मेघदूतम में मेघ के बारे में वर्णन किया, अभिज्ञान शकुंतलम में प्रेम उड़म के बारे में वर्णन किया। थोड़ा बहुत सीरीज पढ़ लेंगे, जान लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद रस के बारे में वो लिखेंगे कि वो हमेशा कि अधिकतर उनकी रचनाओं में वियोग है, क्या है, दुख है, उन्होंने वियोग श्रृंगार का ही वर्णन किया है। तो जितना हम बताए उस आइडिया से थोड़ा सा, एक बार यदि आप ईमानदारी से आप सीरीज पढ़ लेंगे तो 4 नंबर लायक लिख देंगे, 1 पेज लिख देंगे, 4 नंबर का हो जाएगा। उसमें सही से लिखेंगे, सिटी सही मार करके 3 अंक दे दिया जाएगा। 3 अंक से कम का कोई चांस नहीं, जो बताया आपको एक तरीका है, सिस्टम है। ठीक, इसको थोड़ा सा हेडिंग वगैरह बना के भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट जो सारांश है वो डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे और लिखते जाएंगे। इस प्रकार हमने कालिदास का समझ लिया है। उद्भिद परिसर, इसमें जो है सभी जानवर हैं, वो मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है उसी के बारे में ये वर्णन कर रहे हैं एक जगह बैठ करके। तो सबसे पहले कहानी की चर्चा कर लेंगे। इस कहानी में सभी जो जानवर है एक जगह इकट्ठा होकर के और मनुष्यों की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य ऐसे हैं, मनुष्य वैसे हैं, मनुष्य कुछ भी खा लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। जिसको कहा गया कि मांस खाए वो मांस खाता है, जिसको कहा जाए घास खाए वो घास खाता है। लेकिन मनुष्यों में ऐसा बात नहीं है। मनुष्य अपने लिए दूसरे जीवों की हत्या करने में कोई संदेह नहीं रखता, शिकार खेलना उसके लिए आम बात है। इसके अलावा मनुष्य को लगता है कि जिससे नुकसान है उसको नष्ट करने में ही वो भलाई समझता है। इस प्रकार मनुष्य जो है बहुत निम्न स्तर का, नीच कोट का गिरा हुआ इंसान है। ठीक,
इतना सब कहानी का चर्चा लिख दिए। उसके बाद देखिए इसमें ये छूट गया है, आप लिख सकते हैं ऐसे उसको मनुष्य की महत्वाकांक्षा, एक हेडिंग डाल सकते हैं कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा, और उसमें लिख दिया कि मनुष्य बहुत महत्वाकांक्षी है, ये करता है वो करता है, हमेशा ख्वाब में रहता है। उसके बाद दूसरा नीचे हेडिंग लिखेंगे विनाश को विकास समझना। क्या लिखेंगे? विनाश को विकास समझना। माने मनुष्य है अपने विनाश को ही विकास समझता है। जैसे पेड़ पौधे काट करके वहां घर बना लेता है, उनको लगता है कि हमने विकास कर लिया है, लेकिन वो पर्यावरण को नष्ट करके स्वयं को क्या करता है? दुख में डालता है। तो विनाश को ही विकास समझता है। उसके बाद स्वयं को एक हेडिंग डालेंगे कि स्वयं को सर्वोपरि समझना। और स्वयं को सर्वोपरि समझता है कि हमसे बड़ा कुछ है नहीं, हमसे कोई विद्वान नहीं है, हमसे कोई समझदार नहीं है, हम जो चाहेंगे वो कर देंगे। ये क्या है? गलत बात है। तो स्वयं को सर्वोपरि मानना हेडिंग डाल के अपनी भाषा में लिख देंगे। उसके बाद एक और हेडिंग्स डाल सकते हैं, वैसे 4 पर्याप्त है, 3-4 जो हो गया वो पर्याप्त है, लेकिन एक और लिख सकते हैं कि पर्यावरण से छेड़छाड़। मनुष्य जो है वो पर्यावरण से हमेशा छेड़छाड़ करता रहता है, एक पर्यावरण की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे नष्ट करने पे लगा होता है। इसीलिए मनुष्य को सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसकी आयु कम हो रही है। पेड़ पौधे जो है पर्यावरण है वो मनुष्य के जीवन में बाधा नहीं है, उसके जीवन में सहायक है। इस बात को समझता नहीं है। तो 20% में हम इतना लिख देंगे, जितना बताया उतना में 1 या 1.5 पेज आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा अपने से भी समझ लेंगे, सीरीज एक बार जरूर पढ़ेंगे। चलिए नीचे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का यदि सारांश लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे? देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर का है, ये तो जीवन परिचय में आ गया, कैसे लिखेंगे? जन्म के बारे में एक हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। इसमें लिख देंगे इनका यहाँ जन्म हुआ था, इनके माता का नाम, पिता का नाम ये था। स्वभाव के बारे में, प्रकृति से लगाव, इस स्वभाव के बारे में लिख देंगे एक हेडिंग की प्रकृति से लगाव। इनमें लिखेंगे कि इन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था, ये शांति स्वभाव के व्यक्ति भी थे, इसी कारण इन्होंने अपने विद्यालय शांति निकेतन को बहुत दूर शांति जगह में खोला था। बस हो गया, प्रकृति से लगाव। पढ़ाई के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में दे देंगे कि इन्होंने क्या पढ़ा लिखा, कहाँ से इंटर हाई स्कूल किया, किस किस भाषा के जानकार थे, ये थोड़ा बहुत लिख देंगे। उसके बाद लेखनी के बारे में साहित्यिक कार्य हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो इनके जो साहित्यिक कार्य है वो गीतांजलि के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, साहित्यिक कार्य हेडिंग डाल के, और उसमें केवल उनकी रचना का नाम भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। उसके बाद राजनीति के बारे में, थोड़ा सा राजनीति के बारे में आप सीरीज में पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके लिख देंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर का भी हो जाएगा, 4 अंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आते हैं। देखिए नीचे क्या है? जीवनम निहिते वनम। अब जीवन वन में निहित है, वन में जीवन निहित है। जीवन किस में निहित है? वन में। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। वनों से लाभ, काटने के कारण, बचाव के तरीके, ये सारांश है। क्या है? सारांश है। जैसे देखिए वनों से लाभ क्या है, वन में जीवन कैसे निहित है, आखिर इसको समझाएंगे ना सारांश के माध्यम से। तो पहला हेडिंग डाल सकते हैं कि वनों से लाभ, कि वनों से हमें लाभ मिलता है, लकड़ी मिलता है। क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है जिसको मनुष्य उपयोग करता है, प्लस गैस मिलता है। क्या मिलता है? गैस मिलता है। गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी होता है जो हम आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद दवा भी बनती है या दवा भी मिलती है, जड़ी बूटी मिलती है। तो वनों से लाभ हो गया है क्या क्या? एक लकड़ी जिसे मनुष्य यूज करता है, और दूसरा गैस जिसे मनुष्य यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। दूसरी जड़ी बूटी, दुर्लभ जड़ी बूटी भी मिलती है जो असाध्य रोगों के इलाज में काम आती है। ठीक। उसके बाद घर का मतलब यह जानवरों की प्लस पशु पक्षी के लिए वन जो है घर का भी काम करते हैं, क्योंकि हम अपने घर में तो रखेंगे नहीं। तो वनों से आदमी का लाभ ये है और पशु पक्षी का लाभ ये है। पशु पक्षी का लाभ खाने पीने वाला भी हो सकता है, इसमें आप जोड़ सकते हैं। यदि वन रहेंगे तो उसमें फल फूल रहेंगे, तो पेड़ पौधे रहेंगे, तो पशु पक्षी जानवरों को खाने का मौका मिलेगा।
और आदमी के लिए ऊपर जाने ही गए। तो वन के से लाभ के बारे में इतना सारा आपको मैटर संक्षेप में बता दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए अब काटने के कारण ये भी आप थोड़ा सा बताएंगे क्या है, क्यों काटा जा रहा है। देखिए सबसे पहले जनसंख्या बढ़ रही है, अत्याधुनिक माने अंधाधुन जनसंख्या बढ़ रही है, इससे क्षेत्रफल कम हो रहा है, इससे वनों को काटा जा रहा है जो कि गलत है। और दूसरा उपाय ना खोजना, वन काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, लेकिन उसका उपाय नहीं खोजा जा रहा है। उपाय क्या होना चाहिए, जैसे मान के कि एक ही छत पे लंबी लंबी बिल्डिंगें बनना, उस पे बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना, उसी में रखना, तो ये सब उपाय हो सकते हैं। तो एक तो काटने के कारण ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना घर बनाए, अपना घर बनाए। और दूसरा बात ये भी है कि उपाय यदि खोजेंगे तभी ना जनसंख्या बढ़ने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम उपाय भी नहीं खोज रहे हैं। उसके बाद बचाव के तरीके क्या है अंत में, तो बचाव के तरीके जो ठोस है, ठोस चीज जैसे लोहा है, प्लास्टिक है, स्टील है, ये तीनों चीज आ गया है, लेकिन इन तीनों चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये काफी महंगा है। तो महंगा के चक्कर में कि हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, इसके चक्कर में हम लकड़ी को काट दे रहे हैं, वन को काट दे रहे हैं। लेकिन ये जो है आसानी से और सस्ती मिलने लगेगी तो हम लकड़ी को काटना छोड़ देंगे। जैसे दरवाजा यदि लगाना है हमें, तो हम जानते हैं क्या तो लकड़ी का लगेगा, नहीं तो लोहा का या प्लास्टिक का। तो लकड़ी का सस्ता लग जाएगा, लेकिन लोहा, प्लास्टिक, स्टील आदि का क्या है महंगा लगेगा। तो हम सस्ता के चक्कर में यहाँ पे बंद कर दिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मतलब जो भी दैनिक जीवन की उपयोग की वस्तु है उसको किस प्रकार से सस्ता किया जाए, ताकि लोगों का झुकाव वन काटने, लकड़ी के बजाय लोहा, प्लास्टिक, स्टील पे जाए और उसका उपयोग करे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सस्ता करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद नुकसान का प्रचार करना, हमें नुकसान कितना है इसका प्रचार भी करना चाहिए। कोई किसी को लगता है कि वन को काटने से क्या मतलब है, एक पेड़ कट गया तो उससे कोई हानि नहीं है। तो हमें नुकसान को प्रचार करना पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके बाद बारिश कम होंगी, कटान होगा, बाढ़ आएगा, आदि जो भी नुकसान है उस नुकसान को बताना नहीं है, उसका प्रचार करना पड़ेगा। बृहद मात्रा में यदि प्रचार करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, तो क्या होगा, ये वन जो है लोग नहीं काटेंगे। तो इस पाठ का सारांश यही है, क्या है, देखिए इस हम वन के बारे में बताएं, लेकिन ये पूछ रहा है कि पाठ का सारांश बताइए। तो पाठ का सारांश यही है, इसमें यही सब बताया गया है कि हमें वनों को नहीं काटना चाहिए। वनों को क्यों नहीं काटना चाहिए, ये सारी चीजें हम चर्चा कर दिए। चलिए हम नीचे आते हैं। अब बचा है क्या, देखिए तिलक के बारे में, तिलक के बारे में बचा है। देखिए तिलक के बारे में सामान्य बात है, जन्म के बारे में जान लेंगे तो एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बारे में हेडिंग डालेंगे शिक्षा दीक्षा, थोड़ा बहुत लिख देंगे। राजनीति के बारे में थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, क्या क्या क्या, इसको हेडिंग डाल के लिख देंगे। और रचना, उनकी किताब के बारे में, गीता रहस्य के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। देखिए 4 नंबर का है, 4 हेडिंग है, 4 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। 4 हेडिंग डाल करके थोड़ा सा अपनी सामान्य समझ लेकर के सीरीज पढ़ करके और लिख देंगे, आपको ये आ जाएगा। देखिए कितने तरीके से हमने बताया। तो इस प्रकार ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक मत करिए ठीक है, लेकिन शेयर जरूर करिए, क्योंकि अन्य बच्चे देखेंगे, अन्य आपके साथी देखेंगे तो वो भी इससे लाभान्वित होंगे। और इसका PDF आप सबके पास मौजूद है, यदि नहीं है तो हमारे WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करिए, हमारी टीम आपको PDF नोट्स भेज देगी। हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगे पे जितने भी संस्कृत संबंधित वीडियो है वो क्रम से, विषय सूची के हिसाब से क्रम से सजे हुए हैं, उसे आप जरूर देखिए, एक बार जरूर देखें। हाँ, देखने के साथ साथ सीरीज भी पढ़ना आवश्यक है। केवल इस वीडियो को देख लेंगे तो नहीं होगा। जिस प्रश्न को आप देख रहे हैं, जिस प्रश्न का वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए वाच्य परिवर्तन है, कारक है, कारक का यदि देख रहे हैं तो कारक का सीरीज खोल करके कारक का सीरीज में भी देखिए क्या दिया है और हम वीडियो में क्या बता रहे हैं। यदि दोनों को मर्ज करके एक साथ करके देखेंगे कि आखिर क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या नियम कानून से बताया जा रहा है, तो तब आप जाके समझेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।